हेल्थ को लंबे समय से क्या माना जाता था, एक ऐसी स्टेट ऑफ बॉडी या फिर माइंड जहाँ पे बैलेंस है काफ़ी सारे ह्यूमर्स का। अब ये ह्यूमर्स क्या होते हैं, जैसे कि वात, पित्त, कफ, है ना। तो इसी तरीके से बोलते थे कि भाई अगर कोई भी पर्सन है ना, अगर उसकी स्टेट ऑफ बॉडी और माइंड के बीच में अगर बैलेंस है ह्यूमर्स का, तो ही वो इंसान हेल्दी है। ठीक है, तो ऐसे ही अपने पास कुछ ग्रीक्स थे लाइक हिप्पोक्रेट्स, उनका क्या कहना था, हिप्पोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम, कि भाई जो भी पर्सन होगा अगर उसके पास ब्लैक बाइल है तो समझ जाओ उसकी हॉट पर्सनैलिटी होगी, उसको फीवर होगा। ठीक है, ये पिताजी इस चीज़ को किसने डिसअप्रूव किया, हमारे विलियम हार्वे ने। उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की, तो उन्होंने क्या बताया, उस इंसान का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पाया जिसको ब्लैक बाइल था। जबकि पहले क्या कहा गया था, अगर जिसको भी ब्लैक बाइल होगा तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, हॉट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस हाइपोथेसिस को एक बेसिकली हमने क्या कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया। किसने किया, विलियम हार्वे ने। ठीक है, फिर उसके कुछ टाइम बाद बायोलॉजी ने बोला कि भाई हमारा जो दिमाग है ना, एक तरीके से वो इन्फ्लुएंस होगा अगर हमारे पास न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम, अगर ये तीनों के तीनों बैलेंस में हैं, तीनों के तीनों अच्छे से काम कर रहे हैं, तो अपनी हेल्थ अच्छी होने वाली है। ठीक है, अब सुनो हमारी हेल्थ क्यों क्यों बिगड़ती है। हमारे पास तीन एक तरीके से हो सकते हैं, 3 डिफरेंसेस, जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, लाइफस्टाइल। अब जेनेटिक डिसऑर्डर बेसिकली क्या है, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से विरासत में मिली है कोई चीज़। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़े थे काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स थे ना मेंडेलियन वाले चैप्टर में, तो वहाँ पे वही वाले डिसऑर्डर, यानी कोई भी डेफिशिएंसी हो गई, बच्चे ने जन्म लिया है उसको पहले से वो बीमारी है। इन्फेक्शन नॉर्मल हो सकता है, लाइफस्टाइल हो सकता है कि वो बच्चे को अच्छे से खाना पीना या फिर अच्छे से रहने की जगह नहीं मिल रही हो। ठीक है, तो ये सारी कुछ ना कुछ हमारी चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से हमारी हेल्थ बिगड़ सकती है। तो अब अगर हम बेसिकली बात करें कि हेल्थ क्या है, तो हेल्थ एक बेसिकली क्या है, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब कि अब सोचने की बात है, अगर किसी इंसान को तुम बोल रहे हो कि वो फिजिकली फिट दिख रहा है, ज़रूरी थोड़े वो फिजिकली फिट हो तो उसकी मेंटल स्टेट भी ठीक हो, बिल्कुल भी नहीं ना। तो यानी कि वो फिजिकली भी ठीक होना चाहिए, मेंटल भी और सोशल वेलबींग भी, उसके साथ के लोग उसको कैसे ट्रीट करते हैं, है ना, उसकी कैसी स्टेट है। तो यानी कि कोई भी पर्सन अगर इन 3 क्राइटेरिया में अपने आप को कम्प्लीटली फिट मानता है तो ही वो हेल्दी है। और अगर कोई भी इंसान हेल्दी होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी, वो अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अपने पास आएगी और हम लोग ज़्यादा ज़िंदा भी रह पाएंगे अगर हम हेल्दी रहेंगे। तो बेसिकली इससे क्या होगा, इन्फेंट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, अब हम कर कैसे सकते हैं हेल्थ को ठीक, तो नॉर्मल सी बात है, अच्छे से खाना पीना खाओ, अपनी साफ़ सफाई रखो, एक्सरसाइज करो, है ना, योगा को अपने एक तरीके से शेड्यूल में लेके आओ। अवेयरनेस होनी चाहिए आप लोगों को बीमारियों के बारे में कि कैसे कैसे बीमारी होती है या फिर उनके इफ़ेक्ट आपकी बॉडी के फंक्शन पे हो सकते हैं। ठीक है, फिर वैक्सीनेशन करवाओ, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जितना भी जो वेस्ट है ना उसको अच्छे से डिस्पोज करो। जितने भी जो कंट्रोल ऑफ वेक्टर, लाइक तुम्हारे पास मानो घर के बाहर पानी रुका रहता है तो उस पानी को वहाँ से रिमूव आउट करो ताकि वहाँ पे वेक्टर्स की ग्रोथ ना हो सके। ठीक है, तो बेसिकली आप हाइजीन रखो फूड में, वाटर रिसोर्सेज में जो कि आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अब नॉर्मल सी बात है, अब मानो कोई इंसान अगर बीमार पड़ने वाला है तो उसके बॉडी में कुछ ना कुछ फंक्शंस अफेक्ट होंगे। ठीक है, यानी कि अपने पास जब भी कोई ना कोई एक तरीके से ऑर्गन्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब क्या है, हमको कुछ ना कुछ सिम्टम्स हो गए हैं, कुछ ना कुछ साइंस हमारे अंदर दिखने लगे हैं कि हमें बीमारी हो चुकी है, यानी कि हम हेल्दी नहीं है। तो बीमारियां होती है 2 तरीके की, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस मतलब जो कि 1 पर्सन से 2nd पर्सन में जा सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है आराम से। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी क्या है, एड्स, राइट। दूसरी क्या होती है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, जो कि किसी भी पर्सन से दूसरे में ट्रांसमिट नहीं होगी। एग्जाम्पल है कैंसर, जो कि सबसे ज़्यादा डेथ का कॉज है जो कि होता है। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, अब सुनो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं ह्यूमंस के केस की अगर हम बात करें तो। अब ना जो भी एक बेसिकली जो चीज़ हमें बीमार करने वाली है तो उसको हम बोलते हैं पैथोजन। तो यानी पैथोजन क्या क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस, ये सारी की सारी चीज़ें जो कि किसी इंसान को बीमारी कर रहे हैं वो सारे क्या होंगे, पैथोजन्स, राइट। अब ये पैथोजन्स अगर इसको हमारी बॉडी में रहना है तो इसको हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग अडप्ट होना पड़ेगा,
राइट। एग्जाम्पल मानो मैंने ना कुछ एक तरीके से जंक फूड खाया है ना। अब मेरे अंदर ऑलरेडी कोई डिजीज़ है तो उसको उस फूड के अकॉर्डिंग अपने आप को ढलना पड़ेगा, यानी कि उनको अपनी एक तरीके से, जैसे कि एग्जांपल दिया, लाइक पैथोजन को अडॉप्ट करना पड़ेगा आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर पैथोजन आपके गट के अंदर चला गया है तो उसको लो पीएच में सर्वाइव होना ज़रूरी है। अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाया तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो अब सुनो, पैथोजन क्या करते हैं, एक तरीके से होस्ट को नुकसान पहुंचाएंगे। अब आपको बीमारी हुई है, कोई फ़ायदा थोड़ी ना, आपको तो नुकसान ही है ना। तो बेसिकली इस तरीके से होता है। पैथोजन कैसे कर जाते हैं, एंटर करते हैं बॉडी में, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी नॉर्मल जितनी भी जो एक्टिविटीज़ है, जितनी भी जो फंक्शंस है हमारी, एक तरीके से उसके बीच में रुकावट लेके आएंगे। इससे क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल फंक्शनल डैमेज अपने आप को होगा, राइट। फर्स्ट बीमारी जो कि टाइफाइड। अब टाइफाइड होती है बैक्टीरिया की वजह से बीमारी। अब बैक्टीरिया कौन है बेटा, सैल्मोनेला टाइफी म्यूरियम, ठीक है। कौन होगा, सैल्मोनेला टाइफी। अब हुआ क्यों है टाइफाइड, आपने जब कभी खराब खाना पानी खा लिया हो, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, आपका जो फूड है वो स्टमक में गया होगा, फिर स्टमक से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो याद रखो ये पैथोजन एंट्री मारते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन से दूसरे बाकी ऑर्गन्स में चले जाते हैं थ्रू द ब्लड। इससे क्या क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, अगर किसी को टाइफाइड हुआ है तो उसको फीवर होगा, है ना, कमज़ोरी होगी, पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन, अपच होगी, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट का तो नॉर्मल है, चाहे कोई बीमारी हो, हमें भूख नहीं लगती है, राइट। अब इससे भी खतरनाक क्या हो सकता है, अगर आपको टाइफाइड पहले पता नहीं चला, आपने क्योर नहीं करवाया, तो आपकी इंटेस्टाइन परफोरेशन हो सकती है। लाइक इंटेस्टाइन में ना बीच में यहाँ पे होल हो सकते हैं, है ना, तो ये गड्ढे गड्ढे हो सकते हैं। इससे क्या होगा, डेथ भी हो सकती है, राइट। अब टाइफाइड को हम किससे पता लगा सकते हैं कि हमें टाइफाइड हुआ या नहीं हुआ, तो वो होता है एक तरीके से वायरल टेस्ट, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले टाइफाइड को किसने फैलाया था, तो एक लेडी थी जो कि कुक थी, बेसिकली वो थी टाइफाइड के कैरियर, यानी उसको खुद था टाइफाइड। उसने अब फूड वो बनाती थी, तो जिनको भी उसने खाना खिलाया उसके थ्रू उसने सबके अंदर डाल दिया टाइफाइड। उसका नाम क्या था, मैरी मैलन, टाइफाइड मैरी ही उसका नाम रख दिया, निकनेम। अब नेक्स्ट बीमारी आती है अपने पास न्यूमोनिया। उससे पहले हम पढ़ेंगे कॉमन कोल्ड। अब सुनो, ये जो बीमारी है कोल्ड, अपने पास ये होती है वायरस की वजह से। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, मम्मियाँ कहती हैं कि जुकाम हो गया, आप लोग कहोगे मम्मी दवाई दिलवा दो, मम्मी कहेंगी नहीं, अपने आप ठीक हो जाए, क्योंकि वायरस के अगेंस्ट कोई बीमारी, कोई दवाई होती ही नहीं है, राइट। तो अब कॉमन कोल्ड क्यों होता है, राइनो वायरस की वजह से। अब नॉर्मल सी बात है, जुकाम में क्या होगा, आपका नोज़, रेस्पिरेटरी पैसेज में दिक्कत आएगी ना, थोड़ा आपका गला ठीक से नहीं रहेगा, राइट। कंजेशन, डिस्चार्ज, शॉर्ट थ्रोट, हॉर्सनेस, कफ, हेडेक, ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, है ना। और लास्ट एक हफ्ते में आपका जुकाम ठीक हो लेता है। अब ये जुकाम होता क्यों है, मान लो आपके पास कोई इन्फेक्टेड पर्सन बैठा है, उसने छींक मारी और अचानक से वो ड्रॉपलेट्स आपने इनहेल कर ली, राइट। या फिर मैंने मानो मुझे जुकाम है, किसी ने मेरी कोई चीज़ टच कर ली, एग्जाम्पल पेन, बुक, कप, है ना, कुछ भी हो सकता है, तो ये होता है कॉमन कोल्ड। इसका मतलब इसमें सिर्फ नोज़ और रेस्पिरेटरी पैसेज में दिक्कत आएगी। अब है न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया हमारा क्यों हुआ है, एक बैक्टीरिया की वजह से, जो कि है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, राइट। अब इसमें क्या होता है, देखो कॉमन कोल्ड में तो हमारी सिर्फ नोज़ में दिक्कत आई, रेस्पिरेटरी पैसेज में आई, बट यहाँ पे हमारा पूरा सिस्टम ही ख़राब हो गया। यानी एल्वियोली थी ना जो लंग्स में, उसमें क्या भर गया, फ्लूइड भर गया, पानी भर गया, जिसकी वजह से अब वहाँ पे सरफेस एरिया क्या है, कम। अब हम आराम से वहाँ पे चीज़ें इतने अच्छे से एक तरीके से ऑक्सीजन CO2 का ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अपने पास क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, बुखार आएगा, ठंड लगती है, कफ, हेडेक, है ना। और कभी कभी तो क्या होगा ना, सीवियर केस में आपके होठ, फिंगर, नेल्स, ये क्या ग्रे से ब्लूइश कलर में चेंज होने लगते हैं। ये भी कैसे होगा, जब आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हो, आपकी उसकी ड्रॉपलेट्स आपने इनहेल कर ली तो हो सकता है, या फिर वही वाली बात, आपने कुछ ना कुछ चीज़ें शेयर कर ली, बर्तन वगैरह, राइट। तो ये सब अपने पास हो सकता है। नेक्स्ट है अपने पास एक बीमारी जिसको हम कहते हैं मलेरिया। अब मलेरिया होती है प्रोटोजोआ की वजह से, ठीक है। अब सुनो, प्रोटोजोआ की वजह से बीमारी का नाम क्या है, मलेरिया। अब प्रोटोजोआ आपके पास प्लाज्मोडियम 3 तरीके के हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अब सबसे खतरनाक है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, नाम ही बोल रहा है फैल गया। तो जो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक मलेरिया होता है ना, वो इसी प्रोटोजोआ की वजह से होगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, राइट। इससे भी बड़ी बात, अब इसको मलेरिया जैसे हमारे अंदर हुआ, अब
प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, नंबर 1 ह्यूमन, नंबर 2 मॉस्किटो, तो ही वो जाके अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाएगा। तो सुनो, सबसे नंबर 1, ये मानो एक मच्छर है, राइट। इसने एक पर्सन को बाइट कर लिया। अब जैसे ही बाइट किया, इसने जो भी इसके अंदर जो जहर था, मतलब कि जो भी स्पोरोजोइड थे उस मलेरिया पैरासाइट के, प्लाज्मोडियम के, वो सारे के सारे इस पर्सन के अंदर आ गए। अब जैसे ही इस पर्सन के अंदर आए, वो सारे के सारे लिवर के पास जाएंगे, लिवर में जाके अपनी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, राइट। फिर लिवर से होते हुए कहाँ जाएंगे, आरबीसी में। अब आरबीसी में अपना क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे। अब जब ये अपनी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आरबीसी धीरे 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 करके क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी। अब जैसे ही आरबीसी फट जाएगी अपने पास, तो अपने पास एक सब्सटेंस निकलता है जिसे कहते हैं हीमोजोइन। अब ये हीमोजोइन क्या है, ये वही हीमोजोइन है जिसकी वजह से आपको बार बार बुखार, ठंड, ये सब चीज़ें लगती हैं। अब क्यों 3 से 4 दिन में आपको बार बार फील होगा, क्योंकि एक आरबीसी में उसने मल्टीप्लिकेशन की, ये फट गई, फिर नेक्स्ट में जाएगी, फिर ये बस्ट हो जाएगी, फिर थर्ड में जाएगी, ये बस्ट। तो ये एक तरीके से हीमोजोइन सब्सटेंस रिलीज होता है जब आरबीसी हमारी बस्ट हो लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीसी अपने पास बस्ट हो गई। अब क्या हो गया, अपने पास यहाँ पे गैमेटोसाइट्स बन गए, मेल का अलग बन गया गैमेट, फीमेल का अलग बन गया। अब ये जो मैंने कहानी बताई थी, ये कहानी चलिए ह्यूमन के अंदर, अपने अंदर सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। एंड में हमने क्या बनवा के दिया, गैमेट्स। अब क्या होगा, जैसे ही कोई नॉर्मल मच्छर उसी इंसान को वापस से काटेगा जिसको बीमारी थी, तो जितने भी जो गैमेट्स थे वो सारे के सारे उस मच्छर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब मच्छर के अंदर ही जाके फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा, राइट। अब ये मच्छर के अंदर जितने भी जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्पोरोजोइट बने, वो सारे के सारे स्पोरोजोइट उसकी सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएंगे, किसकी, मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएंगे। और फिर दोबारा से साइकिल रिपीट होती रहेगी। तो बेसिकली अपने पास मलेरिया 2 होस्ट उसको चाहिए कंप्लीट करने के लिए अपने साइकिल को, ठीक है। तो सुनो, प्लाज्मोडियम ने एंट्री की ह्यूमन बॉडी में एज ए स्पोरोजोइट, क्योंकि एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो क्या है, एक वेक्टर है। वेक्टर मतलब जो बेसिकली किसी चीज़ को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर बैठा रहता है स्पोरोजोइट, राइट। अब ये जाएंगे लिवर सेल के पास, वहाँ आरबीसी पे अटैक करेंगे। फिर जैसे आरबीसी पे अटैक किया, रप्चर होगा आरबीसी का, आरबीसी बस्ट होगी, एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकले, एक जहर जिसको कहते हैं हीमोजोइन, जिसकी वजह से बार बार आपको ठंड, बुखार आता रहेगा 3 से 4 दिन में, ठीक है। अब जब भी ये मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा, तो जितने भी जो पैरासाइट के अंदर जो गैमेटोसाइट थे, वो सारे के सारे उसके अंदर चले जाएंगे मच्छर के अंदर। और फिर ये पैरासाइट क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और फिर वापस से स्पोरोजाइट उसी के सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट बीमारी है एमीबियासिस। अब एमीबियासिस क्या होती है, एमीबियासिस एक तरीके से इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, लार्ज इंटेस्टाइन की, ठीक है। ये भी प्रोटोजोआ की वजह से होती है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। अब नॉर्मल सी बात है, अगर लार्ज इंटेस्टाइन में हुई है तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, पेन होगा, क्रैम्प्स, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। अब स्टूल कैसे याद रखोगे, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम ही आएगा। तो कभी कभी क्या होता है, स्टूल जो यानी जो फीकस निकल रहा है उसके अंदर काफ़ी सारा म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स भी रिलीज होते हैं। अब आखिरकार हमें एमीबियासिस हुई क्यों, तो अपने पास जो कैरियर है यानी जो बीमारी को लेके चल रहा है वो कौन है, हाउस फ्लाई, ठीक है। अब हुआ कैसे, जब मानो एक तरीके से हाउस फ्लाई के भी किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के फीकस पे जाके बैठ गई, तो जितना भी जो वेस्ट था वो सारा मक्खी ने कैरी आउट कर लिया, और फिर वो जाके किसी फूड वाटर पे जाके बैठ गई। अब उसी को हमने फीड कर लिया, जिसकी वजह से हमें बीमारी होती है। यानी कि मानो यहाँ पे फीकस है, यहाँ पे मक्खी आके बैठ गई, अब जितना भी जो वेस्ट था पैरासाइट वगैरह वो सारे के सारे मक्खी पे चिपक गए। अब मक्खी कहाँ चली गई, किसी भी फूड वाटर पे जाके वो बैठ गई, उसी को हमने बाद में यूज़ कर लिया, जिसकी वजह से बीमारी होती है, राइट। नेक्स्ट बीमारी है एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस भी लगभग सेम हमारी अमीबियासिस से। एस्कैरिस क्यों होती है, हेलमिंथीज कुछ फ्लेरिड वॉर्म्स की वजह से होगी, नाम है वुचारिया,
राइट। अब एस्कैरिस ही है एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट जो कि एस्कैरिसिस बीमारी करेगा। ये भी अपने पास इंटेस्टाइन की बीमारी है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि लार्ज इंटेस्टाइन है या फिर स्मॉल है। इसमें क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, अनीमिया, ब्लॉकेज हो सकती है। अब याद रखोगे इंटेस्टाइनल परफोरेशन होती है टाइफाइड के अंदर, और यहाँ पे होती है इंटेस्टाइन के अंदर ब्लॉकेज, राइट। अब ब्लीडिंग हो सकती है इंटेस्टाइन के अंदर, आपके पास पेन तो होगा ही होगा, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो फीवर आएगा, और अगर ब्लीडिंग हुई है तो मानो खून की कमी हुई तो बीमारी क्या हुई, अनीमिया, राइट। अब ये भी क्यों हुआ, अब मान लो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको ऑलरेडी बीमारी है, अब वो अपने फीकस के साथ इसके एग भी रिलीज़ करने लगा। अब ये सारे के सारे एग कभी ना कभी मिट्टी के अंदर जाएंगे, मिट्टी के अंदर ऑलरेडी प्लांट होंगे, राइट। जितने भी जो फ्रूट्स वेजिटेबल है वो सारा का सारा वेस्ट उनके अंदर एंट्री मार जाएगा। अब उसी को हम फर्दर आगे यूज़ कर लेंगे, जिसकी वजह से हमें बीमारी होती है। नेक्स्ट बीमारी है अपने पास फिलियारिसिस या फिर एलिफेंटेसिस। इसमें क्या होता है ना, अपने पास नीचे लोअर लिम्ब में प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स में जब दिक्कत आ जाती है इसकी वजह से प्रॉब्लम होगी एलिफेंटियासिस, राइट। तो यानी इन्फ्लामेशन हो गया है काफ़ी सारे ऑर्गन्स का लोअर लिम्ब में, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हुआ, वुचेरिया ब्रोंकाइटिस, सॉरी बैंक्रॉफ्टी या फिर वुचेरिया मलाई, राइट। अब इसकी वजह से क्या होगा, अगर ये लोअर लिम्ब में प्रॉब्लम है तो यहाँ तक कि हमारे जेनाइटल ऑर्गन भी अफेक्ट हो सकते हैं। क्यों हुआ, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर थी, वो ऑलरेडी इस चीज़ को कैरी करके लेके आ रही थी, जिसकी वजह से बीमारी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट बीमारी है रिंगवॉर्म। अब रिंगवॉर्म अपने पास 3 जेनरा की वजह से होती है। नंबर 1 माइक्रोस्पोरम, नंबर 2 ट्राइकोफाइटन, नंबर 3 एपिडर्मोफाइटन मैट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, अपने पास एक तरीके से इन्फेक्शन हो गया, अपने पास ड्राई स्किन दिखेगी, लैशेस दिखेंगे, ठीक है, अपने स्किन के ऊपर, नेल्स के ऊपर, अपने स्कैल्प के ऊपर, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ज़्यादातर ये चीज़ें गर्मियों में होती हैं, ठीक है, क्योंकि हीट और मॉइस्चर की वजह से फंगस ग्रो करती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको बार बार खुजली होगी। अब बेसिकली कहाँ हो सकती है, अंडर आर्म्स के यहाँ पे, या फिर जहाँ पे आपके स्किन फोल्ड्स है ना, पैरों के बीच में, टोज़ के बीच में, है ना, आपकी उंगलियों के बीच में, कहीं भी बीमारी हो सकती है। तो बेसिकली एक तरीके से फंगल इन्फेक्शन है, राइट। क्यों होती है, जब आपने किसी की कोई चीज़ यूज़ कर ली, किसी के टॉवल, किसी का क्लॉथ, किसी भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से, तो आपको बीमारी होगी। अब हम ठीक कैसे कर सकते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, साफ़ सफाई रखो, पर्सनल पब्लिक हाइजीन रखो, अपने पास बॉडी क्लीन, अच्छे से खाना पानी खाओ, ठीक है, अच्छे से जितना भी जो वेस्ट है उसको डिस्पोज करो, ठीक है। पीरियोडिक क्लीनिंग करो, हफ्ते 2 हफ्ते में क्लीन करते रहो अपने पास जितनी भी जो पब्लिक एक तरीके से रिजर्वियर हो गए ना, जहाँ पे वाटर रिजर्वियर होते हैं, राइट। अब ये चीज़ें मैंने आपको बताई जब बीमारी फैल रही है फूड और वाटर के थ्रू। अगर हम बात करें एयरबॉर्न डिजीज़ के, जैसे कि न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, तो उसमें वो सब तो करेंगे, इसके साथ साथ हमें उस इंसान से कांटेक्ट भी नहीं रखना है जो इसको ऑलरेडी इन्फेक्शन है, ठीक है। जैसे कि मलेरिया हो गया, फिलियारिसिस, उसमें क्या हो रही है, बीमारी हो रही है मच्छर की वजह से। तो हम क्या करेंगे, जितने भी जो वेक्टर्स हैं, है ना, मच्छर वगैरह, जितने भी जो उनके ब्रीडिंग प्लेसेस हैं, उन सबको वहाँ से रिमूव आउट कर दो। जितना भी जो खड़ा पानी है, स्टैग्नेंस ऑफ वाटर, उसको वहाँ से रिमूव आउट कर दो। अपने जो घर पे जो कूलर है उसकी दिन रात सफाई करो, है ना, मच्छरदानी लगाओ, मॉस्किटो नेट यूज़ करो, या फिर ज़्यादा ही तुम्हारे पास मॉस्किटो हैं पानी वगैरह के अंदर, तालाब के अंदर, तो वहाँ पे गैम्ब्यूसिया फिश को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है। इंसेक्टिसाइड को आप स्प्रे करो, अपने डोर और विंडो के ऊपर अच्छे से वायर मेश लगाओ, जिससे वो अंदर एंट्री ना ले सके, ठीक है। तो अब अपने पास काफ़ी एडवांसमेंट भी हो गए बायोलॉजिकल साइंस में, है ना। हम वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, एग्जाम्पल जैसे कि पोलियो, डिप्थेरिया, न्यूमोनिया, टेटनस वगैरह, ये सब भी। और आगे अपने पास बायोटेक्नोलॉजी आती है, बायोटेक की वजह से भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी वैक्सीन दवाइयाँ वगैरह हैं जो कि हम बनवा पा रहे हैं काफ़ी ख़तरनाक बीमारियों के लिए भी। हम हर दिन काफ़ी सारे इन्फेक्शियस एजेंट से मिलते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमें डिजीज़ होती है, राइट। ऐसा क्यों, क्योंकि अपनी जो बॉडी है ना, वो कैपेबल है बाहर के किसी भी एजेंट से लड़ने के लिए। उसी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी, यानी कि ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, इसी को हम क्या बोलेंगे, इम्यूनिटी बोलेंगे, राइट। अब इम्यूनिटी होती है अपने पास इननेट,
एक टाइप की हो गई, दूसरी होती है एक्वायर्ड, यानी हमारे पास दो टाइप की इम्यूनिटी मिलने वाली है। इननेट यानी कि मेरे अंदर से पहले ही इनबिल्ट है, इननेट यानी कि जो कि आपके पास बर्थ से प्रेजेंट होती है, दैट इज योर इननेट इम्यूनिटी। ठीक है, अब ये नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक मतलब ये हमेशा ही एक्टिव रहेगी, चाहे आपके पास कोई पैथोजन आए, आपको कोई बीमार करने आए या फिर ना आए, ये हमेशा एक्टिव ही होने वाली है, राइट। इसके पास काफ़ी बैरियर्स होते हैं जिसके थ्रू ये बाहर से लोगों की एंट्री अपने अंदर बॉडी के अंदर नहीं करने देती। ठीक है, आगे सुनो, अपने पास कितने बैरियर होंगे? 4 होंगे। फर्स्ट इज फिजिकल, सेकेंड इज फिजियोलॉजिकल, थर्ड इज सेलुलर एंड फोर्थ इज इंटरफेरॉन, राइट। अब सुनो, फिजिकल बैरियर क्या होता है? तुम्हारी देखो खुद की बॉडी है, अब एक तरीके से स्किन एक तरीके से कवरिंग है ना पूरी बॉडी की, तो स्किन क्या है? एक तरीके से बैरियर है जिसकी वजह से काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट नहीं हो पाते। इसी तरीके से आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जीरोजेनाइटल, उसके ऊपर एक कोटिंग प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं म्यूकस। क्या कहते हैं? म्यूकस। तो म्यूकस में क्या हुआ? एक तरीके से फिजिकल बैरियर हुआ। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, स्किन और म्यूकस, जैसे ही कोई आता है माइक्रोब तो वो उसको वहीं पे पकड़ के बैठ जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर, अब सुनो, अब तुम्हारे ना पेट में निकलता है एसिड। अब ज़रूरी तो नहीं एसिड सिर्फ तभी निकलेगा जब आप बीमार हो गए या फिर कोई आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है, हमेशा ही होता है ना एसिड। तो बेसिकली क्या है? नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, याद रखना। नेक्स्ट है सलाइवा। अब सलाइवा तो माउथ के अंदर ऑल टाइम निकल रहा होता है, ऐसा थोड़ी है कि जब कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आएगा तो ही सलाइवा निकलेगा। समझ में आ रहा है ना नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होगा? इसी तरीके से टीयर्स, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से क्या है? आपके अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म को अंदर ग्रोथ नहीं करने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेलुलर बैरियर। अब सेलुलर के नाम से समझ में आ रहा है आप किसी ना किसी सेल की मदद से अपनी बॉडी को एक तरीके से बचाएंगे। ठीक है, नंबर 1 है WBC, हम सब जानते हैं, वाइट ब्लड सेल। ठीक है, उसी की तरह PMN, न्यूट्रोफिल, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ये बेटा जी हेल्प करते हैं हमारे अंदर इम्यूनिटी को आगे स्टोर करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा मोनोसाइट, नेचुरल किलर्स, ये सारे के सारे ब्लड में रिलीज होते हैं। इसके अलावा होते हैं मैक्रोफेजेस। अब इसके नाम से समझ में आ रहा है, फेजेस मतलब किसी चीज़ को खाना। जैसे ही इसे कोई माइक्रोब दिखेगा ये उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको निगल जाएगा बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट है साइटोकाइन बैरियर। अब इसमें क्या होता है ना, मानो आपके पास यहाँ पे 1 2 3 इस वाली सेल को हो गया इन्फेक्शन। ठीक है, अब ये वाली अच्छी सेल है तो बाकी की सेल्स की मदद करेगी ऐसे प्रोटीन्स निकाल के कि भाई प्लीज़ मेरे को क्या हो गया, बीमारी हो चुकी है, आप प्लीज़ बाकी की सेल्स मेरे से दूर चले जाओ। तो यानी कि अपने पास जो सेल इन्फेक्टेड है वो कुछ ना कुछ प्रोटीन्स रिलीज करेंगी जिसे कहते हैं इंटरफेरॉन्स। ठीक है, यानी कि सेल्स के बीच में कुछ ना कुछ एक प्रोटीन निकला जिसकी वजह से उसने बाकी लोगों को मदद की ताकि वो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को बचा सके फर्दर इन्फेक्शन से। ठीक है, नेक्स्ट है एक्वायर्ड। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब आपने हासिल किए, विरासत में नहीं मिली। ठीक है, तो ये होती है पैथोजन स्पेसिफिक, मतलब कि जब आपको कोई बीमार करने आएगा तो ही ये जाके एक्टिव होगी, उससे पहले एक्टिव नहीं हो सकती। तो ये मेमोरी, याददाश्त पे बेस करती है बेटा आपकी इम्यूनिटी। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो आपको ना फर्स्ट टाइम हुआ है चिकन पॉक्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं माता। ठीक है, अब जब फर्स्ट टाइम हमें होता है तो मम्मियाँ कहती है एक बार हो गया दोबारा नहीं होने वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम तो मेरी बॉडी उसको नहीं जानती ना कि भाई वो क्या चीज़ है, क्या चिकन पॉक्स है, क्या है क्या नहीं है। तो मेरी बॉडी क्या करेगी, लड़ेगी तो सही उससे, लेकिन कम लड़ पाएगी क्योंकि बॉडी को तो पता ही नहीं है, उस पर अचानक से अटैक हुआ है। लेकिन जब दोबारा से वो मेरे पास मुझे बीमार करने आएगा चिकन पॉक्स, तो मेरी बॉडी के अंदर पहले से उसके अगेंस्ट बीमारी से लड़ने के लिए ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं। तो यानी कि अपने पास मेमोरी है ना, वो पहचान गई मेरी बॉडी कि आए ये तो वही है जिसने मुझे बीमार किया था। इसी तरीके से यहाँ पे अपने पास ये जो मेमोरी के बेस्ड पे डिपेंड करती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। राइट, तो इसमें अपने पास 2 रिस्पॉन्स होते हैं, फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंड इज एनेमेस्टिक रिस्पॉन्स या फिर सेकेंडरी रिस्पॉन्स। मतलब जब आपकी बॉडी फर्स्ट टाइम किसी से एक तरीके से एनकाउंटर कर रही है तो जो रिस्पॉन्स निकलता है उसे कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब ये काफ़ी लो इंटेंसिटी का होता है क्योंकि भाई बॉडी को नहीं पता, अचानक से उस पर अटैक हुआ है। ठीक है, अब उसी टाइम पे ना, उसी टाइम पीरियड में वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है, दवाइयाँ, कि अगर दोबारा से इसने मुझे अटैक किया तो मेरे पास क्या रह सके ऑप्शन अवेलेबल हो।
ठीक है। अब जब दोबारा से मेरे ऊपर सब्सिक्वेंट एनकाउंटर होएगा ना उसी पैथोजन के साथ, सेम पैथोजन, तो मेरे अंदर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज, तो क्या होगा, उस रिस्पॉन्स को बोलेंगे सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अब देखो, अगर तुम्हें फर्स्ट टाइम तुम्हारे घर में चोरी होगी तो तुम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाओगे ना, लेकिन सेकेंड टाइम पे तो आप लोग होशियार रहोगे, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह खड़े करके रखोगे ना, चौकन्ने रहोगे। तो इसी तरीके से जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो काफ़ी हाईली इंटेंसिफाइड होता है, काफ़ी फास्ट होता है, क्योंकि बॉडी को पता है कौन अपना कौन पराया है। ठीक है। अब ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स है, आखिरकार ये चीज़ें आ कैसे रही हैं? तो नंबर 1 बी लिम्फोसाइट, नंबर 2 टी लिम्फोसाइट, हमने ब्लड सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ रखा है। ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट्स बेसिकली, अब इसको याद कैसे करोगे, कौन सी दवाई बना रहा है, कौन दवाई नहीं बना रहा। तो बी लिम्फोसाइट के नाम में क्या आ रहा है, बी, और एंटीबॉडीज के नाम में भी क्या आता है, बी। तो याद रखना, बी सेल्स तो बनवाती है तुम्हारी एक तरीके से एंटीबॉडीज। ठीक है। कैसे बनाते हैं, काफ़ी सारे प्रोटीन्स होते हैं जिनको वो ब्लड के अंदर रिलीज कर देते हैं, इसी को हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। लेकिन टी सेल्स ऐसा कुछ भी नहीं करती, वो सिर्फ हेल्प करती हैं बी सेल्स की, ताकि वो दवाइयाँ बना सकें। ठीक है। तो बी एक तरीके से क्या हो गया, एंटीबॉडीज, और टी सेल क्या करेंगे, एक तरीके से उसकी हेल्प करेंगी। ठीक है। अब अपने पास ना एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, एंटीबॉडी कैसी होती है, तो सुनो, अपने पास एक हैवी चेन, सॉरी, ये 2 हैवी चेन हो गई और 2 अपने पास हो गई लाइट चेन, H2L2 मॉलिक्यूल इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इधर आके अपने पास यहाँ पे एंटीजन आके चिपक जाएगा, जैसे कोई बीमारी आएगी तो यहाँ से हम उसको रिमूव आउट कर देंगे। तो ये होता है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। ठीक है। तो इसके पास कितने चेन हुई, लाइट चेन 2 हुई, हैवी चेन भी 2 हुई। अब अपनी बॉडी के अंदर ना काफ़ी तरीके के एंटीबॉडीज़ निकलती हैं, IgA, IgM, IgE, IgG। ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी बॉडीज़ एंटीबॉडीज़ निकल रही होती हैं। ठीक है। अब याद कैसे करोगे, गेम से। ठीक है। किससे करोगे, गेम, G से IgA, IgG, A से IgA, M से IgM, E से IgE। ठीक है। अब A से कैसे याद रखोगे, IgA से कौन सी बॉडी निकल रही है, आप याद रखोगे कोलेस्ट्रॉम में जब फर्स्ट टाइम जब मम्मा मिल्क फीड कराती हैं तो उस टाइम पे अपने पास क्या निकलता है, IgA एंटीबॉडी। आप ये कैसे याद करोगे, क्योंकि हम बचपन में A फॉर एप्पल से ही स्टार्टिंग करते हैं ना, तो IgA मम्मा के थ्रू, IgE एलर्जी, तो E वाली कब रिलीज होती है, एलर्जी के टाइम, जब हमें किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है। तो सुनो, अपने पास अब रिस्पॉन्स भी होता है 2 तरीके का, नंबर 1 ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, नंबर 2 सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब ह्यूमर का मतलब बॉडी फ्लूइड के बारे में बात हो रही है, यानी कि ब्लड के अंदर, अब ब्लड के अंदर किसने दवाइयाँ छोड़ी थी, बी सेल्स ने, तो यानी कि एंटीबॉडीज ब्लड के अंदर मिली, किसके थ्रू, बी सेल्स के थ्रू, इसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है। अब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ये है CID, इसको सब पता है किसने क्या जुर्म किया, किसने क्या जुर्म नहीं किया। तो बेसिकली सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इसके नाम में समझ में आ रहा है, सेल को याद है कौन अपना है कौन पराया, यानी कि मेडिटेशन, ध्यान में लगी रहती है बेटा अपने पास टी सेल्स, उसको पता है कि अपने पास ना ये फर्स्ट टाइम आया था, ये सेकंड टाइम आया है, या मेरी बॉडी की कौन सी चीज़ें हैं, बाहर की बॉडी की कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, जब हम लोग ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं ना, लाइक हार्ट, आई, लिवर, किडनी, तो अपनी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है जब तक कि वो आपके नोन में ना हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपकी जो टी सेल्स है ना, उसको सब पता है कौन सी अपनी है, कौन सी चीज़ बाहर से है। ठीक है। तो वो रिजेक्शन हो जाता है। ठीक है। तो कभी कभी ग्राफ्ट्स क्या हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, या तो हो सकता है पहले हो जाए या फिर कुछ टाइम बाद जाके हो जाए। तो इसीलिए आपको टिश्यू मैच करा लेना चाहिए, ब्लड ग्रुप मैच करा लेना चाहिए, ताकि आगे ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, है ना। बट अगर तुम्हारे पास नहीं मिल पाए कोई अच्छे से डोनर, तो आप लोग क्या करोगे, उस पेशेंट को उसकी पूरी लाइफ में आप इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन दोगे, ताकि उसकी इम्यूनिटी सप्रेस रहे, उसको याद ही ना हो कौन अपना है कौन पराया है। इससे वो बॉडी, यानी जो हमारी जो बॉडी है, वो एक आती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक आती है पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब आपकी बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज बनाती है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, उसी को बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है। जैसे ही कोई होस्ट, उसके सामने एंटीजन आया, चाहे वो लिविंग फॉर्म में हो या फिर डेड माइक्रोब हो,
ठीक है। एंटीबॉडीज बनी उसकी बॉडी में, जिसकी वजह से क्या हुई, एक्टिव इम्यूनिटी बनी। अब ये काफ़ी स्लो होती है, इसको टाइम लगता है फुली रिस्पॉन्स करने में, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि इम्यूनाइजेशन कराते हैं, ठीक है, तो धीरे 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 करके आपकी बॉडी क्या करती है, गेन एक्सेस करती है, ताकि वो क्या कर सके, अपने आप एक तरीके से एक्टिव इम्यूनिटी को इंड्यूस करवा सके, ठीक है। अब पैसिव इम्यूनिटी का मतलब जब आपकी बॉडी खुद एंटीबॉडीज ना बनाए, बाहर से जब आपकी एंटीबॉडीज डलवाई जाए आपकी बॉडी के अंदर, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। यानी जब रेडीमेड एंटीबॉडीज आपके खुद की बॉडी में डलवाई जाए उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, ताकि आप लोगों को बीमारी ना हो सके। एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे कि कोलोस्ट्रॉम, यानी कि जो मम्मा जब फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट टू 15 डेज तक जो मिल्क निकलता है, तो एक तरीके से उसको लैक्टेशन पीरियड कहते हैं, राइट। अब उस टाइम पे एंटीबॉडीज बनती हैं उस मिल्क के अंदर, जिसे कहते हैं IgA। अब IgA एंटीबॉडीज अपने आप को, अब IG एंटीबॉडीज आपको खुद मिली है या फिर आपकी बॉडी में डलवाई गई हैं, तो वो होगा पैसिव इम्यूनिटी ना, ठीक है। इसी तरीके से आप जब मम्मा के अंदर थे तो प्लेसेंटा के थ्रू भी काफ़ी सारी एंटीबॉडीज ट्रांसमिट हो रही थी आपके अंदर, तो वो भी एग्जाम्पल किसका होगा, पैसिव इम्यूनिटी का। अब आता है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। अब वैक्सीनेशन हो या इम्यूनाइजेशन हो, दोनों ही मेमोरी बेस्ड प्रॉपर्टी पर डिपेंड है, क्योंकि इनको पता है कौन अपना है कौन पराया है। जैसे कि वैक्सीनेशन में क्या होता है ना, कोई इनएक्टिव या कोई वीक पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अब आपकी बॉडी क्या बनाएगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देगी, फिर न्यूट्रलाइज कर देगी उसके इफेक्ट को, दैट्स इट, ठीक है। बट ये कर कैसे पाई, क्योंकि इसके पास मेमोरी है, बी सेल्स, टी सेल, जिसको पता है कि ये फर्स्ट टाइम मेरे से टकराया था, ये सेकंड टाइम, तो मान लो फर्स्ट टाइम आपको कभी बीमारी हुई होगी, अब जब सेम पैथोजन आपके पास सब्सिक्वेंट एक्सपोजर हुआ उसके साथ, तो आपकी बॉडी ने खूब सारी एंटीबॉडीज निकाल के दी, ठीक है। अब होता है आपके पास एक वैक्सीनेशन हो गया है ना, अब आता है आपके पास इम्यूनाइजेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, सुनो। अब मान लो किसी को सांप काट गया, तो आप लोग क्या वेट करोगे कि भाई इसके अंदर एक्टिव इम्यूनिटी अपने आप बनेगी, इसकी बॉडी खुद लड़ेगी, सांप के अगेंस्ट जहर बनाएगी, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो आप क्या करोगे, पहले से ही बनी बनाई दवाइयाँ उसकी बॉडी में इंजेक्ट करवा दोगे, इसी को बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। जैसे कि टेटनस के केस में, स्नेक बाइट के केस में हो गया। इसके अलावा अपने पास रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी भी हेल्प कर रही है, काफ़ी सारी एक तरीके से दवाइयाँ बना रही है, जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर ईस्ट के थ्रू हम बनवा रहे हैं काफ़ी सारी वैक्सीन्स, ठीक है, लार्ज स्केल पे, जैसे कि हमने बनवाई भी है हेपेटाइटिस B, ठीक है, ईस्ट के थ्रू। अब आता है एलर्जी। आप लोगों ने कभी सोचा, जब आप कभी नई जगह पे जाते हो, अचानक से आपको सर्दी जुकाम पता नहीं क्या क्या हो जाता है बिना किसी रीज़न के, लेकिन जैसे ही आप रिटर्न हुए अपने घर पे वापस आए, सारे के सारे सिम्टम्स चले गए। ऐसा क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के जब रिस्पॉन्स दिखाए ना, आपका इम्यून सिस्टम, उसे कहते हैं एलर्जी। क्यों दिखाया, क्योंकि कुछ एलर्जेंस प्रेजेंट थे। एलर्जेंस मतलब जिसकी वजह से आपको एलर्जी हुई है, जैसे कि हो सकता है डस्ट, पोलन, एनिमल डेंडर हो सकता है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था एंटीबॉडीज कौन सी रिलीज होंगी इस टाइप पे, IgE टाइप रिलीज होंगी, ठीक है। क्या क्या सिम्टम्स होंगे खुद ही सोच के देखो, नाक बहेगी, वाटरी आइज, नीजिंग, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। एलर्जी क्यों होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ केमिकल्स रिलीज हुए, किसने, मस्ट सेल ने रिलीज किया आपकी बॉडी से, मास्ट सेल ने। नंबर 1 हिस्टामिन, नंबर 2 सेरोटोनिन। अगर ये आपके अंदर केमिकल रिलीज हुए तो दवाइयों में क्या दोगे, एंटी हिस्टामिन, एड्रेनलिन और स्टीरॉइड्स दोगे, जिससे कि सिम्टम्स चले जाएंगे। लेकिन आज के टाइम में बेटा मॉडर्न डे लाइफस्टाइल आ चुका है, जिससे कि अपनी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी है, ठीक है। हम लोग मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं और आप लोगों को पता है कितनी एलर्जी, अस्थमा फैला हुआ है, क्योंकि हम लोग है ही नहीं इतने सेंसिटिव, है ना, बिल्कुल सेंसिटिविटी मेरी लो हो चुकी है। अब आता है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटोमेटिक आपकी बॉडी आपके ही अगेंस्ट काम करने लगे, इसी को बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। अब हो सकता है कोई जेनेटिक रीज़न हो या कोई अननोन रीज़न हो, आपकी बॉडी ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़, ठीक है। नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम इन बॉडी। अब ह्यूमन इम्यून सिस्टम किस किस चीज़ से बना है, तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल, कुछ एंटीबॉडी से बना है, ठीक है। अब इम्यून सिस्टम काफ़ी मेन रोल प्ले करता है एलर्जी में, ऑटो इम्यून डिजीज़ में, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में एंड सो ऑन। लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, जहाँ पे लिम्फोसाइट्स बनते हैं, मैच्योर होते हैं, उसी को लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहेंगे। अब लिम्फॉइड ऑर्गन्स दो तरीके के, प्राइमरी बोन मैरो, है ना, थाइमस, सेकेंडरी काफ़ी सारे पेयर्स, पैचेस हो गए, आपके पास स्प्लीन हो गया, ये सब हो गए, ठीक है। अब तुम्हारे पास जो
बोन मैरो हो गया, थाइमस हो गया। आखिरकार यहाँ पे होता क्या है, तो अपने पास जो लिम्फोसाइट्स है ना, उसको हम ट्रेनिंग देते हैं, है ना, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स मैच्योर करवा के देते हैं ताकि वो पहचान सकें कि हमें किस तरीके से काम करना है। अब जैसे आप लोग फौजियों को ट्रेनिंग देते हो, ठीक है, लेकिन जैसे ही उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई आप लोग उनको कहाँ भेजोगे, सीमा पे भेजोगे लड़ने के लिए, सरहद पे। तो इस तरीके से जैसे ही मैच्योर हुए अब उनको सेकेंडरी लिम्फेड ऑर्गन्स के पास भेज दो। एग्जांपल स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस, ये सब हो गए, ठीक है। तो एक तरीके से सेकेंडरी लिम्फेड ऑर्गन्स क्या है, युद्ध मैदान, जहाँ पे रियल में इंटरेक्शन हो रही है बिटवीन लिम्फोसाइट्स एंड एंटीजन, ठीक है। नेक्स्ट है बोन मैरो। बोन मैरो क्या है, लिम्फेड ऑर्गन्स होता है जहाँ पे सारी की सारी ब्लड सेल्स बनती हैं इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट। थाइमस क्या है, हार्ट के पास में प्रेजेंट है, ब्रेस्ट बोन के नीचे प्रेजेंट है। सुन के हैरानी होगी, अपने जब हम बर्थ हमारा जब होता है तो इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन जैसे धीरे धीरे आप बड़े होते तो इसका साइज़ काफ़ी छोटा हो जाता है, ठीक है। तो आपने सुना भी होगा आज के टाइम पे जो मम्मियाँ है ना काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होती है बच्चों को लेके, बिल्कुल धूल गंदगी से बिल्कुल दूर रखते हैं। बट पहले के टाइम पे दादी नानी वगैरह क्या होती थी कि कोई बात नहीं, बच्चा खेल रहा खेलने दो। क्यों, उनको साइंस नहीं आती लेकिन उनमें दिमाग है, क्योंकि अपने पास ना सॉइल के अंदर काफ़ी सारे एंटीजन्स प्रेजेंट है ना, एनवायरनमेंट में काफ़ी सारे प्रेजेंट है। अब वो एंटीजन उस बच्चे से टकराए, अब टकराए, बीमारी हुई, उसकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाई। अब जब कभी वो आगे जाके बीमार पड़ा ना तो उसकी एंटीबॉडीज़ उसके सामने ढाल बन के खड़ी थी, उसकी बॉडी बीमार पड़ ही नहीं पाई क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बननी पड़ी है दवाइयाँ। थाइमस काफ़ी मेन रोल प्ले करता है, लेकिन जैसे आप बड़े हो गए साइज उसमें अपनी एज में, उसका साइज़ काफ़ी कम होता जाता है, ठीक है। इसके अलावा बोन मैरो और थाइमस दोनों ही माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि डेवलपमेंट हो सके या मैच्योर हो सके टी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है स्प्लीन। स्प्लीन काफ़ी लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, इसके पास लिम्फोसाइट्स, फेजोसाइट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये छननी की तरह काम करता है, इसके पास ना एक तरीके से फिल्टर वाला सिस्टम प्रेजेंट है, जितने भी जो ब्लड के अंदर जो घूम रहे हैं इधर उधर एंटीजन्स, उसको वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो स्प्लीन एक तरीके से क्या है, लार्ज रिजर्वियर भी है एरिथ्रोसाइट का, ठीक है। इसके अलावा लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर है। ये क्या करते हैं, जैसे ही कोई दिखा उसको पकड़ के बैठ जाएंगे। अब वो जैसे ही पकड़ के बैठे, इन्होंने सिग्नल भेजा, अब एक्टिव हो जाएंगे लिम्फोसाइट्स, तो इस तरीके से इम्यून रिस्पॉन्स काम करेगा। नेक्स्ट है अपने पास माल्ट। अब माल्ट क्या होता है, देखो एम से म्यूकस, साथ में लिम्फॉइड टिश्यू। देखो म्यूकस तो पहले से प्रेजेंट था, ठीक है, हमारे पास म्यूकस प्रेजेंट था कहाँ पे, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरोजेनिटल। इसके अलावा लिम्फॉइड टिश्यू भी प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। आपकी खुद की बॉडी के अंदर 50% लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट है। सुनो, एड्स क्या है, बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब जो चीज़ आपने हासिल की है विरासत में नहीं मिली। इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब आपकी बॉडी में इम्यूनिटी की कमी पड़ गई। सिंड्रोम का मतलब अब क्या होगा, आपको बहुत सारे सिम्टम्स नज़र आने वाले हैं, ठीक है। इसका मतलब अपने पास जो बीमारी है बेसिकली क्या है, इम्यून सिस्टम के अंदर जब कमी आ जाती है उसी को हम बोलेंगे एड्स, ठीक है। अब ये एड्स है वो कभी भी किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी लाइफ टाइम कभी भी किसी भी पीरियड में हो सकता है, ठीक है। ये कंजेनिटल डिसऑर्डर नहीं है। सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जहाँ पे हम कहें काफ़ी सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब एड्स को पहली बार 1981 में देखा गया था, ठीक है। अब ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है, करीबन इसने 25 मिलियन लोगों को ख़त्म भी कर चुका है हमारा एड्स, राइट। अब एड्स होता क्यों है, तो एड्स होता है एक वायरस की वजह से जिसे हम कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। अब बेसिकली इसका दूसरा नाम हम बोल देंगे रेट्रो वायरस, यानी मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रेट्रो वायरस। अब ये जो रेट्रो वायरस है इसके पास जीनोम कौन सा होगा, इसके पास होगा RNA जीनोम, ठीक है। क्या होगा, RNA जीनोम, ओके। अब बात करते हैं आखिरकार जो एड्स है वो फैलता क्यों है। तो एड्स के काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1, अगर आप लोग किसी भी पर्सन के साथ अगर सेक्सुअल कांटेक्ट में हो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तब एड्स हो सकता है। नंबर 2, आपको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाना पड़ रहा हो, ठीक है, यानी ट्रांसफ्यूज़न ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, या फिर आपने निडल शेयर कर लिया किसी से। एग्जांपल, आप कुछ लोग हैं जो कि ना ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं तो वो इंट्रावेनस इंजेक्शंस को यूज़ करते हैं, तो एक ही पर्सन ने निडल यूज़ कर लिया, वो उसी निडल को दूसरे इंसान के पास कर देगा, फिर वो तीसरे, फिर चौथे एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो उससे क्या होगा, बॉडी फ्लूइड मिक्स होगा
एक तरीके से। तो सेम निडल आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, इन्फेक्टेड निडल उसमें हो सकता है। तो इसका मतलब अपने पास अगर कोई मान लो एक प्रेग्नेंट मदर है, अगर उसको एड्स है तो वो अपने बच्चे को भी एड्स कर सकती है थ्रू द प्लेसेंटा। तो इसका मतलब अपने पास ये सारे कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है एड्स का, ठीक है। अब अगर बात की जाए कौन से लोगों को इन्फेक्शन के होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो नॉर्मल सी बात है, हम लोग जिनके काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ अगर लिंक है, हम लोगों को हो सकता है। अगर कोई ड्रग्स एडिक्ट है, काफ़ी ज़्यादा वो ड्रग एक तरीके से इंट्रावेनस इंजेक्शंस यूज़ कर रहा है, तो हो सकता है। आपको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाना पड़ रहा हो, या फिर एक तरीके से मम्मा के थ्रू बच्चे के अंदर चला गया, इस यानी ये जो मैंने कॉजेज़ बताए थे ना, उन्हीं ही लोगों को चांसेस हो सकते हैं आगे एड्स होने के, राइट। अब एक चीज़ याद रखो बेटा, जो एड्स होता है ना, वो टच करने से नहीं फैलता। मतलब ऐसा नहीं कि आपने उसे छू दिया तो आपको एड्स हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एड्स तभी ही होगा जब आप किसी भी पर्सन के साथ एक तरीके से जब बॉडी फ्लूइड मिक्स हो जाएगा। एग्जांपल, अगर मैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की बात करूँ तो उस टाइम पे भी तो एक तरीके से हमारे जो बॉडी फ्लूइड है वो मिक्स हो रहे हैं ना ड्यूरिंग इंटरकोर्स, राइट। अगर मैं उसकी बात करूँ इंट्रावेनस इंजेक्शंस की, तो जो सेम निडल है उसी को आपने दूसरे इंसान के अंदर यूज़ किया, फिर उसने थर्ड वाले, फिर ऐसे ऐसे आगे चला सोहन। तो इससे क्या होगा, एक तरीके से बॉडी फ्लूइड की मिक्सिंग होगी ना। आप बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवा रहे हो, उसमें भी बॉडी फ्लूइड कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो इस तरीके से होगा, ठीक है। अगर किसी को एड्स हो गया है तो हमें उस पर्सन को आइसोलेट अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, याद रखना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि हमें एड्स के सिम्टम्स कब कब नज़र आते हैं, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लैग है। ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है किसी पर्सन को कुछ महीनों में नज़र आ गए हो, कुछ पर्सन को मान लो 2 साल, 5 साल, 10 साल, यानी इसका टाइम पीरियड काफ़ी डिफरेंट है, टाइम लैग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं आखिरकार अपने पास एड्स कैसे होता है। तो सबसे पहले सुनो, मान लो ये एक तरीके से ये रेट्रोवायरस है। अब रेट्रोवायरस का जो जीनोम था वो कौन था, आरएनए। अब ये वायरस है तो मैं बोलूँगी वायरल आरएनए कोर, ठीक है। अब ये जो ये एक बनी हुई है, ये क्या है, एक एनिमल की सेल, ये क्या है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सुनो, ये कोशिश करेगा हमें इन्फेक्शन करने की, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने कोट रिमूव कर देगा और अंदर डलवा देगा वायरल आरएनए, ठीक है। अब ये वायरल आरएनए सबसे पहले जाके अटैक करते हैं मैक्रोफेजेस पे। किस पे करेंगे, मैक्रोफेजेस पे अटैक करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, अपने आरएनए को वो बनवाते हैं डीएनए के अंदर, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं थ्रू द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, यानी आरएनए से वायरल डीएनए बनाते हैं, राइट। अब ये वायरल डीएनए उस होस्ट के डीएनए के अंदर मिक्स हो जाएगा, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, देखो मेरी जो बॉडी है उसके अंदर दूसरा कोई डीएनए घुस गया, अब मैं तो उसको अपना ही मानूंगी ना। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे उसी के तरीके के जो वायरल डीएनए था वो वायरल आरएनए अपने ही जैसे प्रोजेनिस को बनवाना स्टार्ट करेगा, जिससे काफ़ी सारे वायरसेस बन जाएंगे। तो इसके थ्रू आपके पास एक फैक्ट्री बन गई, एचआईवी फैक्ट्री बन गई। अब ये एचआईवी फैक्ट्री तो बनी, अब ये आगे जाके क्या करते हैं, ये ना टी हेल्पर सेल पे भी जाके अटैक कर देते, टी लिम्फोसाइट पे, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके क्या होगा, आपके जो टी सेल्स का नंबर है वो काफ़ी कम होता जाएगा, जिसकी वजह से आप नॉर्मल जुकाम मतलब कुछ भी नॉर्मल सी जो चीज़ होती है आप उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो सुनो, जैसे ही एंट्री ली उस पर्सन के अंदर एड्स के इन्फेक्शन ने, ठीक है, वायरस ने, तो वायरस एंट्री लेगा सबसे पहले मैक्रोफेजेस में, जहाँ पे वो क्या करता है, आरएनए जीनोम जो उसका जो वायरस था वो रेप्लिकेट करेगा, क्या बनाएगा, वायरल डीएनए, किसके थ्रू, एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये वायरल डीएनए एंट्री मार जाएगा होस्ट के डीएनए के अंदर, अब अपने ही जैसे वायरस के पार्टिकल्स बनवा देगा। अब धीरे धीरे करके क्या होगा, मैक्रोफेजेस ने खुद वायरस बनाने की एक फैक्ट्री बना दी, तो बोलेंगे एचआईवी फैक्ट्री, क्योंकि वायरस कौन था, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस था, राइट, रेट्रोवायरस। अब क्या होगा, ये एचआईवी धीरे धीरे करके टी हेल्पर सेल्स के पास भी चला जाएगा और अपनी ही जैसी प्रोजेनिस वहाँ पे बनवानी स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके ना बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा नंबर टी हेल्पर सेल का, जिसकी वजह से उस पर्सन को बार बार फीवर आएगा, डायरिया हो सकता है, वेट लॉस होता है, बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही उसका नंबर कम हुआ टी हेल्पर सेल का, तो पर्सन को ना सफरिंग हो सकती है, काफ़ी सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल इन्फेक्शंस की बात करें लाइक माइक्रोबैक्टीरियम, वायरस, फंजाई। हम ना नॉर्मल से जुकाम को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट, हमारी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाएगी, हम अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि टाइफाइड के लिए हम यूज़ करते हैं वायरल टेस्ट, इसी तरीके से एड्स के लिए यूज़ करते हैं हम
एलिजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एक टेस्ट है जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि क्या मुझको एड्स है या फिर नहीं है। अब जो एड्स का अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर रेट्रोवायरस से हुआ है तो उसके अगेंस्ट मेडिसिन लो, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स आप लोगों को यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन जानने की बात क्या है, आप सिर्फ इंसान की उम्र बढ़ा सकते हो, उसको मरने से नहीं बचा सकते। ठीक है, प्रिवेंशन क्या है, जो जो मैंने कॉजेज़ बताई वही उसके प्रिवेंशंस होते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर मानो किसी को इन्फेक्शन हो गया है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुआ, मम्मी से बच्चे के अंदर चला गया, तो ये हो गया पुअर मॉनिटरिंग, आपने ध्यान ही नहीं दिया। तो आपको ना इग्नोर नहीं करना है किसी भी चीज़ को। काफ़ी सारे हमारी कंट्री में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको NGOs बने हुए हैं जिन्होंने क्या किया, लोगों को एजुकेट किया है, बताया है कि कैसे एड्स किस तरीके से फैल सकता है, हम किस तरीके से लोगों को बचा सकते हैं। राइट, हमने कई तरीके के प्रोग्राम्स भी आगे कंटिन्यू किए हैं ताकि हम लोगों को HIV इन्फेक्शन के बारे में नॉलेज दे सकें, है ना। हमने क्या किया, ब्लड बैंक्स को काफ़ी सेफ बनाया है। हमने डिस्पोजेबल निडल्स और सिरिंजेस यूज़ किए हैं कि मानो एक पर्सन को अगर निडल लग गई तो उसको हम वहीं पे डिस्पोज कर देंगे, उसको वापस से यूज़ नहीं करने वाले। हमें क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए आप लोगों को प्रोटेक्शंस वगैरह का, कॉन्डम्स वगैरह का, ताकि एक तरीके से सेफ सेक्स हो सके। राइट, ड्रग एब्यूज़ से हम लोग बचा सके, कंट्रोल कर सकें। रेगुलर चेकअप करवाओ, अगर आप लोग रेगुलर चेकअप कराओगे ना तो आपको एक बार में पता चल जाएगा। अगर मानो आपको HIV है तो आप काफ़ी पहले पता लगा सकते हैं, बट अगर आप रेगुलर चेकअप नहीं करवा रहे हो, आपको बीमारी जाके 5-10 साल बाद जाके पता चलेगी। ठीक है, तो अगर मानो अब किसी को एड्स हो गया तो छुपाने की बात नहीं है, आप बता दो कि मुझको एड्स है, ताकि वो और लोगों को इन्फेक्शन ना फैल सके। ठीक है, तो हमें अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसको सिंपैथी दिखानी चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, अलग नहीं छोड़ना चाहिए हमें उस इंसान को। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, कैंसर। अब कैंसर बहुत ख़तरनाक डिजीज़ है, हम लोग सब जानते हैं। ठीक है, सभी एक तरीके से पूरे ग्लोब में कैंसर फैल चुका है। मिलियंस ऑफ इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़, हम सब जानते हैं। राइट, अब आखिरकार कैंसर हुआ क्यों? तो ना मानो आपके पास यहाँ पे सेल्स हैं 1 2 3। ठीक है, अब मानो ये वाली सेल्स हो गई, ये वाली सेल हो गई पागल, इसने ना बहुत सारी ग्रोथ कर ली। अब जो इसके जो साइड वाली सेल है वो इसको बोल दे कि बहन तू गलत रास्ते पे चल रही है, तुझे इतनी ग्रोथ नहीं करनी, क्योंकि हमारी बॉडी में सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। अगर मान लो हमें सेल की वहाँ पे 20 सेल हमें बनवानी तो वो 20 ही बनेंगी। अगर 30 बन गई तो बाकी की जो 7 वाली सेल्स है ना वो उसको बताएंगी कि आप लोग गलत कर रहे हो। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी जो सेल जो उसके कॉन्टैक्ट में थी ना उसने उसके काम को इनहिबिट कर दिया ताकि वो आगे फर्दर ग्रोथ ना करे। तो इसको ये बेसिकली होता है काम नॉर्मल सेल का। लेकिन कैंसर सेल में क्या होता है ना, अपने पास जो उसको पता ही नहीं रहता कि कितना ग्रोथ करना है, उनके पास कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी ही नहीं होती। वो 7 वाली सेल्स जो नॉर्मल सेल्स थी ना वो इन्फॉर्म ही नहीं कर पाते। तो कैंसर सेल बेसिकली, कैंसर सेल के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑन्कोजेनी। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या होता है, कैंसर अपने पास बन जाएगा, यानी कि ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया सेल का, यानी कि नॉर्मल सेल का ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो गई, इसी को हम बोलेंगे कैंसर। राइट, क्योंकि अपनी बॉडी में सेल की ग्रोथ डिफरेंशिएशन काफ़ी कंट्रोल काफ़ी अच्छे मैनर में होता है, बट कैंसर सेल में क्या होता है, ये मैकेनिज्म ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल सेल के पास तो प्रॉपर्टी है कॉन्टैक्ट इलिमिनेशन की, वो और लोगों को बता सकते हैं कि आप इतनी ग्रोथ मत करो। ठीक है, वो अनकंट्रोल ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे। लेकिन कैंसर सेल के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती, जिसकी वजह से कैंसर सेल डिवाइड करती जाएगी और एक तरीके से सेल्स का गुच्छा बना देगी, जिसे हम कहते हैं ट्यूमर। अब ट्यूमर अपने पास 2 तरीके के होते हैं, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर का मतलब जो एक ही लोकेशन पे, मान लो एक पर्सन के हाथ पे है तो वो यहीं रहेगा, ऐसा नहीं वो दूसरी जगह पे जाके ट्रांसमिट हो जाए, नहीं। तो बिनाइन ट्यूमर अपनी ही लोकेशन पर रहता है, दूसरी जगह पे नहीं फैलता, इसका मतलब नुकसान भी कम होगा। अगर मैं बात करूँ मैलिग्नेंट ट्यूमर की, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, जो कि एक तरीके से न्यूप्लास्टिक है ना, उसका जो मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल जिसको हम कहते हैं न्यूप्लास्टिक, वो काफ़ी जल्दी ग्रो करेगा, दूसरी जगह पे जाएगा, है ना। अब इससे क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, यानी कि मैलिग्नेंट ट्यूमर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो मान लो इस यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ से इधर हो गया, फिर यहाँ से इधर हो गया, फिर पूरी बॉडी में फैल गया, तो ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो गया ना। तो बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, काफ़ी ठीक होता है, मतलब कि नुकसान कम होगा, बट मैलिग्नेंट ट्यूमर बहुत ज़्यादा एक तरीके से फैटल है हम लोगों के लिए। अगर मान लो अगर पूरी ही बॉडी में फैल गया थ्रू द ब्लड, तो वो तो सबसे ज़्यादा सीरियस केस हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस, मतलब
जब इधर से भी यहाँ से चला गया दूसरी जगह पे ट्रांसमिट हो गया, फिर दूसरी से तीसरी जगह पे पूरी बॉडी में फैल गया, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस। किसकी प्रॉपर्टी है? मैलिग्नेंट ट्यूमर की। अब अगर बात करें कि कैंसर क्यों होता है, तो कैंसर के काफ़ी ज़्यादा ना एजेंट होते हैं। अब एजेंट्स मतलब कि जिसकी वजह से हमें कैंसर हो रहा है उन्हीं को हम बोल देते हैं कार्सिनोजन, यानी कि नॉर्मल सेल को कन्वर्ट हुआ कैंसर सेल में। क्यों हुई? क्योंकि कुछ ना कुछ एजेंट्स है, लाइक फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट। ठीक है, फिजिकल एजेंट अपने पास क्या हो सकते हैं? आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरे, गामा रे, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी रे, जो कि आपके डीएनए को डैमेज करते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए ताकि डायरेक्टली कोटिंग बनी रहे अपनी बॉडी पे, ताकि डायरेक्टली तुम्हारी सनरेज आप लोगों की डीएनए को डैमेज ना कर सके। अब केमिकल का मतलब कुछ ना कुछ तंबाकू की बात हो रही है, टोबैको, स्मोक वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब होता है बायोलॉजिकल एजेंट, यानी कि बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि आपकी बॉडी को कैंसर कर रहा है, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल एजेंट। कौन हो सकते हैं? ऐसे वायरस जिसकी वजह से हमें कैंसर हो रहा है उन्हें बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस। क्यों? क्योंकि उनके पास एक जीन है जो कि हमें कैंसर कर रहा है, तो उससे बोलेंगे वायरल ऑन्कोजीन। राइट, अब ना आप लोगों को पता होना ज़रूरी है, हमारी जो खुद की बॉडी है, मान लो मुझे कैंसर नहीं है, वैसे है भी नहीं, तो ना एक तरीके से क्या होगा, अपनी बॉडी के पास अब भी कैंसर के एज कैंसर प्रेजेंट है, लेकिन वो प्रोटो ऑन्कोजीन है, प्रो है, अभी मैच्योर नहीं हुआ। जैसे ही उसको कंडीशन ऐसी मिली, लाइक मैंने तंबाकू यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, मैं काफ़ी धूप में हूँ, ठीक है, मैं एक्सरे, गामा रे वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, तो क्या होगा, मेरी जो सेल्स थी ना वो एक्टिव हो जाएंगी और कन्वर्ट हो जाएंगी, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कैंसर को कैसे डिटेक्ट करें, कैसे डायग्नोस करें। अब पहले पता लगाते कि कैंसर है भी या नहीं है। तो मान लो कोई पर्सन है, उसको लग रहा है कि उसके हाथ पे एक गांठ सी बन गई है, यानी कि कुछ ना कुछ उसे फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक तरीके से उसको वहाँ पे मास ऑफ सेल वहाँ पे महसूस हो रहा है। राइट, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, वो बोलेगा मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो डॉक्टर क्या करेगा, इस पर्टिकुलर पोर्शन को कट कर देगा। अब इसको बोलते हैं बायोप्सी। बायोप्सी मतलब आपने एक पीस, एक कट कर दिया उस टिश्यू का, जिसको बोलेंगे बायोप्सी। राइट, अब इस कटे हुए पीस को आप माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखोगे, इसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। क्या बोलेंगे? हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, फिर हम कई सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, लाइक एक्सरे, गामा एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई। एक्सरे में क्या होता है, अपने पास ना 3 डायमेंशन इमेज दिखती है अंदर के ऑब्जेक्ट्स की, क्योंकि ना देखो नॉर्मल सी पता है, हम बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़, ये हम बाहर के शरीर मतलब बाहर के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम चेक कर सकते हैं, बट अगर मैं अंदर की बात करूँ, मैं अंदर के ऑब्जेक्ट्स का कैसे पता लगाऊँ, तो वो हम यूज़ करते हैं एक्सरे और एमआरआई के थ्रू। एमआरआई क्या करती है, हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स है ना, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस को हम यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम पता लगा लेते हैं कि अंदर की जो पैथोलॉजिकल या फिर क्या क्या चेंजेस हुए हैं लिविंग टिश्यू के अंदर। ठीक है, तो हम ब्लड टेस्ट ले सकते हैं, बोन मैरो टेस्ट ले सकते हैं। अब हम पता कैसे लगाते हैं, मानो आपके पास ये बायोप्सी वाला जो रीज़न है, मान लो ये वाला जो पोर्शन था ना जो मैंने कट कर लिया, अब मुझे ना डाउट था, तो डॉक्टर कैसे पता लगाएगा, पैथोलॉजिस्ट। मान लो इस सेल में सिर्फ एक सेल पानी थी इस टिश्यू में, अगर इसको पा गई 100, इसका मतलब सेल का काउंट काफ़ी इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि वहाँ पे अनकंट्रोल ग्रोथ हुई है, इसका मतलब कैंसर हुआ है। तो हम क्या करते हैं, बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं टिश्यू की, ब्लड की, बोन मैरो की, जिससे हम पता लगा लेते कि सेल काउंट इंक्रीज़ हुआ है या फिर नहीं हुआ। राइट, अब ना अपने पास काफ़ी सारी टेक्निक्स भी आ गई हैं, लाइक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसके थ्रू मैं ना पता लगा सकती हूँ कि क्या उस इंडिविजुअल को आगे जाके कैंसर हो सकता है या फिर नहीं। तो अगर हमें लग रहा है, हम उस चीज़ को पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे लगा कि भाई इसकी ब्लड लाइन में पहली जनरेशन में कैंसर है, तो हम उस पर्सन को बोलेंगे कि आप ऐसी चीज़ों से दूर रहो, ऐसे कार्सिनोजन एजेंट से जिससे आपको खतरा है। ठीक है, लाइक तंबाकू, स्मोक वगैरह। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट कैसे होगा कैंसर का। तो पहली बात, अपने पास ना सर्जरी होती है, रेडिएशन थेरेपी होती है, इम्यूनोथेरेपी। सर्जरी मानो आपके हाथ पे यहाँ पे हुआ, ठीक है, अब ये सर्जरी यहाँ से कट करके निकाल दिया, लेकिन सेल्स तो काफ़ी छोटी होती हैं, तो ये वाला पोर्शन तो बच गया, तो अब क्या करवाएंगे, हम रेडिएशन डलवा देंगे। ठीक है, रेडियोथेरेपी हो गई। फिर क्या कहेंगे, भाई अपनी इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो गई तो इम्यूनोथेरेपी करवाएंगे। समझ में आ रहा है? तो रेडियोथेरेपी में क्या करेंगे, ट्यूमर सेल के ऊपर रेडिएशन डलवाते, जहर को जहर काटेगा। ठीक है, फिर क्या करवाते हैं, कीमोथेरेपी भी यूज़ करते हैं काफ़ी सारे लोग, केमिकल्स दिए जाते हैं, ड्रग्स दी जाती हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, लाइक हेयर लॉस, अनीमिया हो गया,
काफ़ी सारे ऐसे भी कैंसर होते हैं जिसको हम कॉम्बिनेशन में ट्रीट करते हैं, है ना। सीवियर केस हो गया तो हम पहले सर्जरी करेंगे, फिर रेडियोथेरेपी करेंगे, फिर कीमोथेरेपी करेंगे, फिर आते हैं इम्यूनोथेरेपी। तो ये वाला जो पोर्शन है ये है इम्यूनोथेरेपी। अब देखो ट्यूमर आखिर बना क्यों? क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम था ना वो ख़राब हो चुका, क्योंकि वो सो रखा है। तो क्यों ना मैं इम्यून सिस्टम को ही जगा दूँ। तो उसके लिए हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो पेशेंट्स को देते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, जो कि इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं, ताकि वो ट्यूमर को अपने आप वो उसको ख़त्म कर सके। उनको क्या बोलते हैं? अल्फ़ा इंटरफेरोन। तो सुनो, काफ़ी सारे सर्वे हुए, है ना, स्टैटिस्टिक्स हुए। हम लोगों ने देखा कि जो ड्रग्स का या फिर अल्कोहल का जो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादातर यूथ है, ठीक है, बच्चे जवान वगैरह लोग हो गए। अब ये एक तरीके से कॉज ऑफ कंसर्न है, चिंता का विषय है, क्योंकि इसके काफ़ी सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हम लोगों पे होते हैं। तो इसीलिए हमें प्रॉपर एजुकेट करना चाहिए, लोगों को अच्छे से गाइड करना चाहिए उन्हें कि ये सारी चीज़ें उनकी एक तरीके से लाइफस्टाइल बिगाड़ेंगी। तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ ना कुछ फॉलो करनी चाहिए हेल्दी लाइफस्टाइल, जिससे कि वो लोग मेंटेन कर सकें, राइट। अब अगर ड्रग्स की बात की जाए तो ड्रग्स काफ़ी तरीके की होती हैं जिसको लोग यूज़ कर रहे हैं, लाइक ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोकाइलकेलॉइड्स, ये सब हो सकती है। अब ये चीज़ें बनती कहाँ से है? तो हम प्लांट्स को यूज़ कर लेते हैं, फंगस वगैरह को यूज़ कर लेते हैं, उनसे सब चीज़ें हम बना सकते हैं। नंबर 1 अपने पास आती है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स बेसिकली ड्रग्स हैं। ये ओपियोइड बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? क्योंकि ओपियोइड के रिसेप्टर प्रेजेंट है ब्रेन और जीआईटी ट्रैक्ट पे। यानी कि ओपियोइड ऐसी ड्रग्स हैं जो जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जीआईटी ट्रैक्ट पे जाके ओपियोइड रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती है, ठीक है। यानी ब्रेन में भी एक प्रेजेंट है उसका रिसेप्टर, ओपियोइड रिसेप्टर, और जीआईटी ट्रैक्ट पे भी प्रेजेंट है ओपियोइड रिसेप्टर, वहीं पे जाके वो बाइंड करेगी, ठीक है। अब इसके अंदर आती है हमारी हीरोइन। अब हीरोइन को हम नॉर्मली स्मैक भी कहते हैं, आप लोगों ने काफ़ी मूवीज़ में नाम भी सुना होगा। तो हीरोइन बेसिकली कैसी हो सकती है? नॉर्मल सी। तुम हीरोइन को इमेजिन करो, वाइट होती है, ओडरलेस होती है, कड़वी होती है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। तो जो हीरोइन है उसका कॉमन नेम क्या बोलते हैं? हम स्मैक। अब ये बनती कैसे है? तो जब हम मॉर्फिन यानी अफीम की जब एसिटाइलेशन करवा देते हैं तो जाके अपने पास क्या बनेगी? हीरोइन बनेगी, ठीक है। अब ये मिलती कहाँ से? आखिरकार कौन से प्लांट से बनेगी? तो ये जो प्लांट है दिस इज़ योर पॉपी प्लांट, साइंटिफिक नेम होगा पेपेवर सोमनिफेरम। तो यानी कि हमने कहाँ से बनवाई अपनी हीरोइन? पेपेवर सोमनिफेरम के थ्रू, ठीक है। इसको कैसे लेते हैं? स्नॉटिंग करके लेंगे, इनहेल करके, या फिर इंजेक्शन के थ्रू ले सकते हो। अब हीरोइन है यानी कि डिप्रेशन ही देने वाली है आप लोगों को, तो डिप्रेसेंट होती है। आपकी बॉडी फंक्शन, नॉर्मल लाइफ के भी फंक्शन स्लो डाउन हो जाते हैं ना, इसी तरीके से बॉडी फंक्शन भी काफ़ी स्लो डाउन हो जाएंगे, राइट। तो अब अपने पास टॉपिक आता है कैनाबिनॉइड्स। अब कैनाबिनॉइड्स भी कैनाबिनॉइड रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं, जो कि बेसिकली प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में। तो फर्स्ट वाला कहाँ प्रेजेंट था? सीएनएस प्लस आपका जीआईटी ट्रैक्ट के पास में था, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। ये वाला सिर्फ और सिर्फ ब्रेन के पास रिसेप्टर प्रेजेंट है जहाँ पे जाके बाइंड करेगा, ठीक है। कहाँ से बनता है? हमारे पास ये प्लांट है, दिस इज़ योर कैनाबिस सटाइवा। इसी के थ्रू हम कैनाबिनॉइड्स बनवाते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो कॉम्बिनेशन में काफ़ी सारी ड्रग्स बनवाते हैं। कैसे कर सकते हैं आप? जैसे कि फ्लावर टॉप्स ले लो, लीव्स, रेजिन्स, इन सबको यूज़ करो कैनाबिस प्लांट का, और कॉम्बिनेशन में आप काफ़ी सारी चीज़ें बनवा सकते हो, लाइक चरस, गांजा, मरीजुआना, हाशिश, ठीक है। ये आप यहाँ से ड्रग्स बनवा सकते हो अलग अलग तरीके से। इसको कैसे लेते हैं? इसको भी इनहेल करके लेंगे या फिर ओरली आप इसको इंजेक्शन के थ्रू ले सकते हो, ठीक है। इसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है? ये आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि आपके दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकता है कैनाबिनॉइड्स, राइट। नेक्स्ट है कोकाइलकेलॉइड। अब कोकाइलकेलॉइड को हम बेसिकली कोकेन बोलते हैं, काफ़ी सारे हमने नाम सुने होंगे। कोकेन कहाँ से बन के आता है? एरिथ्रोजाइलम कोका। ये ऐसा प्लांट है जो कि साउथ अमेरिका में मिलता है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा? हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो कि होते हैं उसकी दिक्कत करेगा, यानी न्यूरोट्रांसमीटर का ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं होने देगा, ठीक है। कोकेन को और कॉमन नेम भी है, जैसे कि कोक हो गया, क्रैक हो गया। इसको भी कैसे लेंगे? स्नॉटिंग, सूंघ के ले सकते हैं, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। और ये ना एक अलग, जैसे टिपिकल नशेड़ी को इमेजिन करो तो वो कैसा होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है ना, एक्साइटमेंट बहुत होती है। तो कोकेन बेसिकली वही चीज़ है। इसमें क्या होगा? उस पर्सन को लगता है कि सब कुछ एक्साइटेड है, यानी कि उसको इतनी एक्साइटमेंट होती है, इसको कहते हैं यूफोरिया, इंक्रीज एनर्जी, ठीक है। एनर्जी हमेशा उनकी इंक्रीज़ रहती है। और अगर आप लोगों ने ज़्यादा कोकेन ले लिया तो आपको भ्रम भी हो जाएगा, जिसे कहते हैं हेल्यूसिनेशन,
ठीक है। हेलुसिनेशन मतलब क्या हो गया, जो चीज़ है भी नहीं आपको वो चीज़ें फील होने लगेंगी अगर आपने ज़्यादा यूज़ कर लिया तो। इसी तरीके से अपने पास ऐसे प्लांट हैं जिनके पास हेलुसिनेशन की प्रॉपर्टी है, लाइक एट्रोपा बेलोडोना और धतूरा। धतूरा जो हम जानते ही हैं, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को ना हमारे स्पोर्ट्स पर्सन भी यूज़ कर रहे हैं ताकि वो एनर्जी इंक्रीज़ कर सकें, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि एग्रेसिवनेस वगैरह ला सकें, ठीक है। अब ना हमारे पास कुछ दवाइयाँ हैं जो कि हम ह्यूमन वेलफेयर में यूज़ कर रहे हैं, लाइक पेशेंट्स हैं जिनको दिक्कतें हो सकती हैं काफ़ी सारी, तो उनको हम ड्रग्स देते हैं, बारबिट्रेस, एम्फेटामिन्स, बेंजोडाइजेपिन्स, ठीक है। ये दवाइयाँ देते हैं हम उन्हें ताकि उनकी मेंटल इलनेस जैसे कि डिप्रेशन हो गया उसको ट्रीट कर सकें, इंसोम्निया, नींद नहीं आती, उसको हम लोग ठीक कर सकें। इसी तरीके से अफ़ीम को हम लोग ठीक करते हैं क्योंकि वो काफ़ी सेडेटिव है, पेन किलर है। सेडेटिव का मतलब एक तरीके से नशीला पदार्थ है जिससे कि रिलैक्स हो जाएगी पूरी बॉडी, काम हो जाएगी। पेन किलर से दर्द नहीं होता, राइट। तो ऐसे पेशेंट्स को यूज़ करते हैं जो जिनके अंदर सर्जरी हुई है, ठीक है। इसी तरीके से काफ़ी सारे सालों से हमारे इंडिया में पूरे एक कहीं पे भी लगा लो फोक मेडिसिन के रूप में, रिलीजियस सेरेमनी में, रिचुअल्स में हम फ्रूट्स, सीड, यानी ऐसी जो प्लांट है जिनके अंदर हेलुसिनेशन की प्रॉपर्टी है उनके फ्रूट और सीड को हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन नीचे आपको एक लाइन दे रखी है कि अगर देखो, अगर कोई डॉक्टर अगर आपको बोल रहा है कि इतनी ही दवाई लेनी है तो वो दवाई है। अगर आपने उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी, यानी कि बिना मेडिसिनल यूज़ के अगर आप उसको ले रहे हो ना, तो आपकी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट आने वाले हैं। आपका फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल फंक्शंस भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं ड्रग एब्यूज़, ठीक है। अब आता है स्मोकिंग, धूम्रपान। अब जैसे कि तंबाकू हो गया अपने पास, ह्यूमन बींग उसको 400 सालों से यूज़ कर रहे हैं। इसको स्मोक करके ले सकते हैं, चबा चबा के ले सकते हैं, स्नफिंग यानी कि सूंघ के ले सकते हैं, ठीक है। अब तंबाकू के अंदर क्या मिलता है हमें, केमिकल सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं निकोटिन, जो कि एल्कलॉइड है। अब निकोटिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड को ताकि वो क्या रिलीज़ करे, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। अब आपके ब्लड के अंदर ही रिलीज़ होगा जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बिल्कुल हाई पीक पे चले जाएगा। इससे क्या होगा, हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा। अब स्मोकिंग करने से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, लंग कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर में दिक्कत आ सकती है, थ्रोट कैंसर हो सकता है, एम्फीसीमा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। और अगर आप किसी चीज़ को चबा के ले रहे हो, लाइक आपने टबैको यूज़ किया, ठीक है, उसको चबा के यूज़ कर रहे हो, इससे आपकी ओरल कैविटी में कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। अब स्मोकिंग से और क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, अब ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा बॉडी में हो जाती है। अब नीचे एक लाइन दे रखी है, जैसे कि हम मूवीज़ वगैरह भी देखने जाते हैं तो एक ऐड दिखाई जाती है कि धूम्रपान बहुत ज़्यादा बेकार है, हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी हम जब कभी जाते हैं किसी भी जगह पे तो वहाँ सिगरेट पे लिखा रहता है, जब हम पैकेट लेते हैं कि ये आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानमंद होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी हो। इस सब चीज़ों को जानते हुए भी कि हमारे लिए खतरा है, तो बेसिकली ये क्या है, एक तरीके से एडिक्शन है, लत है, जो कि हम लोगों के अंदर लग चुकी है। तो इसीलिए हमें प्रॉपर काउंसलिंग देनी चाहिए, मेडिकल हेल्प, ताकि हम इन सब चीज़ों से दूर रह सकें। अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, एडोलसेंस। अब सुनो, एडोलसेंस का मतलब वो पीरियड जिसमें बच्चा काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होता है अपने एटीट्यूड में, है ना, काफ़ी ज़्यादा उसके चेंजेस आते हैं उसकी बॉडी में, फिजिकल, बायोलॉजिकल, बिहेवियर, इमोशनल, मेंटल, यानी कि पूरी की पूरी डेवलपमेंट उस बच्चे की हो रही होती है, ठीक है। अब ये पीरियड कब का हो सकता है, लाइक 12 से 18 साल की उम्र जो होती है उसी को हम बोलते हैं एडोलसेंस पीरियड, ठीक है। तो एडोलसेंस पीरियड क्या हो गया, बेसिकली चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का एक गैप हो गया, ब्रिज हो गया, तो वो इन दोनों चीज़ों को लिंक कर रहा है आपस में, ये होता है आपका एडोलसेंस मतलब, ठीक है। अब हम लोग एडोलसेंस पीरियड में आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर बच्चे गलत नशों में, गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वो क्यूरियोसिटी, उनके अंदर एक जागरूकता होती है ना, उनको ईगरनेस होती है कि ट्राई करके देखते हैं किसी चीज़ को, तो क्यूरियोसिटी की वजह से कर सकते हैं, कोई एडवेंचर, कोई एक्साइटमेंट, कोई एक्सपेरिमेंट कि भाई चलो ट्राई करके देखते हैं कि कैसा लगता है नशा करके। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, यंगस्टर को मोटिवेट कर रही हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन बाद में बच्चे को दिक्कत तो फेस होंगी ही होंगी, ठीक है। अब क्यों करता है बच्चा ऐसा, हो सकता है उसको स्ट्रेस मिल रहा हो, कोई ना कोई प्रेशर हो, लाइक पढ़ाई में ठीक ना चल रहा हो, एग्जामिनेशन का कोई ना कोई प्रेशर हो, जिसकी वजह से बच्चा इन सब चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश करता है। इसके अलावा कई सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि ना सोसाइटी में फ़िट होने के लिए अपने आप को कूल दिखाते हैं बाहर, कि हम तो ये सब चीज़ें नॉर्मल कर सकते हैं, ये है वो है,
ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारे टेलीविज़न, मूवीज़, न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ें भी इन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं। काफ़ी सारी मूवीज़ ऐसी आ रही हैं जिसमें ये सब चीज़ें काफ़ी नॉर्मलाइज़ कर रखी हैं। तो ये सब चीज़ें ना, जो कि हमारे जो यूथ हैं उनको इस सब चीज़ों में आगे धकेल रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। इसके अलावा क्या रीज़न हो सकता है बच्चे की फैमिली अच्छी सी ना हो, है ना, अनसपोर्टिव हो, स्टेबल ना हो, पीयर प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर हो, जिसमें आके बच्चा गलत फैसला उठा लेता है, गलत कदम। अब आता है एडिक्शन और डिपेंडेंस। एडिक्शन का मतलब बेसिकली हमें लत लग चुकी है, डिपेंडेंस का मतलब लत इतनी लग चुकी है अब उसको छोड़ नहीं सकते। तो क्या होता है ना, अब हम ड्रग्स को बार बार यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, अब अपने आप को ना एक अटैचमेंट हो जाएगी इन सब चीज़ों से। क्योंकि मैंने आपको उसमें कोका एल्कलॉइड्स में समझाया था कि हमें खुशी की फीलिंग होती है, यूफोरिया, एक्साइटमेंट, इन एनर्जी इंक्रीज़ रहती है। तो हम ना उन सब चीज़ों को अपना मान लेते हैं कि हाँ अच्छा लग रहा है, दारू पी के ये है वो है। तो हमें एक तरीके से एडिक्शन हो चुकी है, हमारा साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो गया इन सब चीज़ों से, लाइक यूफोरिया, टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबींग कि हाँ भाई सब कुछ सही है। तो इस तरीके से हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ही तो हो रहे हैं बेसिकली। तो बार बार जब आप यूज़ करते हो ड्रग्स का, तो अब क्या होगा ना, मानो आपने पहली बार तो एक कप मारा, सॉरी वोड का पता नहीं क्या होता है, सेकंड टाइम आपने 2 मारे, फिर 3, 4, इससे क्या होगा, आपकी बॉडी को अब आदत हो गई ज़्यादा डोज लेने की, तो टॉलरेंस लेवल बढ़ जाएगा आपकी बॉडी का। अब आपकी बॉडी सिर्फ हायर डोज पे ही रिस्पॉन्ड करेगी, अगर आप उसको कम दोगे तो आपका गुजारा नहीं होने वाला, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो सकता है आपके पास प्रॉपर गाइडेंस ना हो, जिसकी वजह से आप लोग डिपेंड हो चुके हो इन सब चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो डिपेंडेंस क्या है, एक टेंडेंसी है जिसमें अगर उस इंसान को, मान लो कोई एक शराबी है, अगर उसको चीज़ें नहीं मिली ना, दारू वगैरह के पैसे, तो उसको एक तरीके से चक्कर आने लगेंगे, एंजाइटी होगी, उसका शरीर एक तरीके से कांपने लगेगा, नोज़िया, स्वेटिंग, ऐसी अजीब सी फीलिंग आएगी उसे। लेकिन जैसे ही आप वापस से चीज़ें रिज्यूम करोगे, उसको दे दिया आपने पैसे, वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो यानी डिपेंडेंस एक वो टेंडेंसी है जिसकी वजह से बॉडी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती है ताकि उसको ये सारी चीज़ें वापस से मिल सके, ठीक है। तो यहाँ लिखा है बॉडी मैनिफेस्ट करती है काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को, है ना। अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम, यानी कि विड्रॉल सिम्टम्स दिखाती है क्योंकि रेगुलर डोज आपको नहीं मिली। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, एंजाइटी, शेकीनेस, नोज़िया, स्वेटिंग। लेकिन जब आप वापस से चीज़ों को कर दोगे ना, वापस से दे दोगे, रिज्यूम कर दोगे, ठीक है, दोबारा से सारी चीज़ें अलग हो सकती हैं, पहले जैसे नॉर्मल हो जाएंगी। तो ये हो गया डिपेंडेंस। तो बेसिकली विड्रॉल सिंड्रोम्स कभी कभी सीवियर भी हो सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। तो हमें मेडिकल सुपरविज़न की हेल्प लेनी चाहिए, हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। अब आता है ड्रग्स का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है या फिर अल्कोहल अब्यूज़ का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। पहली बात, बच्चा बदतमीज़ हो जाएगा, वेंटलिज्म, आवारा घूमेगा, वायलेंस करेगा, मारपीट करेगा। ज़्यादा ही आप यूज़ करोगे तो कोमा में जा सकते हो, डेथ हो सकती है, आपका रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है। अगर आपने कॉम्बिनेशन ले लिए दवाइयाँ तो आपकी डेथ तक हो सकती है, ठीक है। अब आखिरकार ये जो हुआ, ऐसा हुआ क्यों? अब आपने तो ले लिया, लेकिन इसके क्या क्या साइन होंगे, अब आपको पता करना है कि भाई एक बच्चा स्कूल में आता है, पहले तो मानो वो पढ़ता है, अब वो ढंग से अपनी स्टडी अच्छे से नहीं कर रहा है, तो क्या क्या हमें वार्निंग साइन मिलते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं। बच्चे की बात करें तो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन हो जाएगी, बच्चा पंख पे रहेगा, साफ़ सफाई नहीं रखेगा, है ना, विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, उसको आइसोलेशन, अकेले रहना पसंद होगा, डिप्रेशन में रहेगा, थकान रहेगी, गुस्सा आएगा, रेबिलियस, बिल्कुल बागी हो जाएगा बच्चा। उसके रिलेशनशिप सही नहीं रहेंगे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, इंटरेस्ट नहीं रहेगा उसको हॉबीज़ में, स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, रात में जगेगा, दिन में सोएगा, वेट में दिक्कत आएगी, एपेटाइट, भूख चली जाएगी उसकी। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर उस इंसान को आपने चीज़ें नहीं दी टाइम पे, लाइक आपने पैसे नहीं दिए, तो यहाँ तक कि वो चोरी चकारी भी कर सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसकी फैमिली में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा क्योंकि मेंटल फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होगा उसकी फैमिली को, राइट। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं ड्रग्स को ना हम इंट्रावीनस इंजेक्शंस भी यूज़ करते हैं, जैसे काफ़ी सारे लोग बैठे हैं गैंग बना के, दे आर यूजिंग ड्रग्स। अब उनके पास निडल तो एक ही है तो वो उसी को यूज़ कर लेंगे एक दूसरे में, जिससे क्या होता है एड्स, हेपेटाइटिस बी होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये फैलता कब है, जब आप इन्फेक्टेड निडल या सिरिंजेस को यूज़ कर रहे हो। ये इतना ख़तरनाक है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ये दोनों की दोनों चीज़ें सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी हो सकती हैं अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ हो तो, ठीक है। तो जो अल्कोहल का यूज़ है, अगर आप लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए कर रहे हो ना, काफ़ी ज़्यादा लंबा, तो आपको लत लग जाएगी, आप हैवी ड्रिंकिंग यूज़ करोगे जवानी में भी,
जिसकी वजह से क्या होगा, आपका नर्वस सिस्टम, लिवर में दिक्कत आ सकती है। और अगर कोई फीमेल है जो कि सुट्टे लगाती है ना, ये सब चीज़ें कर रही है, तो उसका फीटस जो उसके अंदर है, बच्चा है, उसको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। फिर मैंने आपको बताया था कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन भी जो कि यूज़ कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, ड्रग्स वगैरह को, ताकि इनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो सके। लाइक एनालिटिक्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, डायूरेटिक्स ले रहे हैं ताकि इनकी मसल की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो। गुस्सा आए उन लोगों को, ठीक है। अब इससे क्या होगा ना, वो उनके अंदर मैस्कुलिनिटी तो आएगी, लेकिन साथ साथ उनके अंदर फीमेल्स के भी स्ट्रक्चर, फीमेल की भी चीज़ें आने लगेंगी, ठीक है। अब अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर क्या होगा, वो मेल की तरह लगने लगेगी, गुस्सा आ जाएगा उसको बहुत जल्दी, मूड स्विंग्स होगा, डिप्रेशन होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक से नहीं आएगी, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होगी उसकी फेस बॉडी पे, क्लिटोरिस का साइज़ काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा, वॉइस उसकी काफ़ी डीप हो जाएगी, ठीक है। और अगर मेल की बात करें तो लड़कियों जैसे फीचर होंगे, यानी कि एक्ने होगा उसको काफ़ी, है ना, एग्रेसिवनेस, गुस्सा तो आएगा, मूड स्विंग्स आएगा, डिप्रेशन होगा, जो टेस्टिकल्स का साइज़ था ना वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, स्पर्म रिलीज़ नहीं होंगे, स्पर्म प्रोडक्शन काफ़ी कम होगा, किडनी ढंग से काम नहीं करेगी, लिवर ढंग से काम नहीं करेगा, ब्रेस्ट की इन्लार्जमेंट होगी, पहले से बच्चा गंजा हो जाएगा, प्रीमेच्योर बाल्डनेस, इन्लार्जमेंट होगी प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो ये सब ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इम्पैक्ट डालेंगी, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, ठीक है। अब उनकी स्टंटेड ग्रोथ भी रह सकते हो सकता है वो बौने हो जाए। अब देखते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो ऊपर एक लाइन देते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्यों, हम पहले ही अगर हम सावधान हो जाएं तो हमें बीमारी हो ही ना, ठीक है। तो हम कुछ ना कुछ रेमेडियल लेंगे, कुछ ना कुछ रेमेडीज़ करेंगे, पेरेंट्स टीचर को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बच्चा ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, पेरेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ बच्चा काफ़ी टाइम तक रहता है। तो यहाँ पे पेरेंटिंग और काफ़ी सारे डिसिप्लिन हमारी हेल्प करने वाला है। नंबर 1 पे है पीयर प्रेशर को अवॉइड करो। जैसे कि मानो 4 बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, 3 बच्चे तो हैं अमीर बाप के, एक अमीर नहीं है, तो चौथा वाला वो क्या करेगा, कोशिश करेगा उनके जैसे बनने की। तो इसी तरीके से हमें बच्चों को प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए, अपने दोस्तों को। अगर वो उसको पीना नहीं है तो ज़रूरी थोड़ी आप उसको बोलोगे नहीं नहीं भाई तू पी 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 पी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हर बच्चे की अपनी प्रेफरेंस है, अपनी चॉइस है, हमें उसकी चॉइस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको आगे पुश नहीं करना चाहिए इन सब चीज़ों में, ठीक है। हमें उसको स्टडी, स्पोर्ट्स वगैरह में आगे जाके जाने देना चाहिए। तो दोस्त तो वही होता है ना जो दूसरों का भला करें। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड काउंसलिंग। अगर तुम्हें लग रहा है कोई दिक्कत आ रही है तो बच्चे को एजुकेट करो, काउंसलिंग करो उसके अच्छे से, ठीक है। उसकी अगर लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो उसको दूर करवाओ, स्ट्रेस से उसको एक तरीके से कोप अप करवाना सिखाओ। जितनी भी डिसअपॉइंटमेंट है, जितनी भी फेलियर्स हैं, वो एक तरीके से उनके साथ वो ढलना सीखे, धीरे धीरे करके, ठीक है। अगर बच्चे का मन नहीं लग रहा है तो उसकी एनर्जी को अच्छी जगह पे लगा दो, लाइक स्पोर्ट्स, रीडिंग, म्यूज़िक, योगा और दूसरी एक्टिविटीज़ में। थर्ड है, अगर दिक्कत और ज़्यादा है तो पीयर्स हम हेल्प ले सकते हैं, दोस्तों से, पेरेंट्स से, टीचर्स से, ठीक है। मानो आप लोगों को लग रहा है कि भाई ये ना गलत चीज़ें कर रहा है, चलो वो भी छोड़ो, मानो अगर कोई बच्चा है तो हम उसके पेरेंट्स के थ्रू पीयर्स हेल्प कर सकते हैं, उस बच्चे की गाइड कर सकते हैं, उसको क्लोज रिलेटिव फ्रेंड्स उसकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, जिससे उसकी जो एंजाइटी है, गिल्ट है, वो सारा बाहर निकल जाए। नेक्स्ट है लुकिंग फॉर डेंजर साइन। अगर पेरेंट्स या टीचर्स ने देख लिया है कि बच्चा गलत संगत में चल रहा है या फिर फ्रेंड्स ने देख लिया तो इग्नोर मत करो, जाके उसके पेरेंट्स टीचर को इन्फॉर्म करो ताकि वो अच्छे से एक्शन ले सके। नेक्स्ट है सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। अब नशा मुक्ति केंद्र में ले जाओ बच्चे को, यानी काफ़ी सारे अपने पास हाईली क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकाइट्रिस्ट होते हैं, काफ़ी सारे रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम हैं जिसके थ्रू हम बच्चे की इन सब चीज़ों को छुड़वा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। जिसको भी पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।